Hello everyone in the Ansakari again, and we are continuing our series on the Panchayat and the municipality in the later part of the course. कल हमने बात की थी कि पंचायत का जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ। जब हमने बात की बलवंत राय, अशोक मेहता, एल एम सिंघवी, गडगिल, हनुमंथा रिपोर्ट, सभी रिपोर्टों के बाद हमने बात की कि कौन कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनके ड्यूरेशन पे ग्रास रूट डेवलपमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की गई, जिसमें हम बात कर रहे थे राजीव गांधी जी की, इंदिरा गांधी जी की, और उनके बाद प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी की, जिन्होंने फाइनली इस काम को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करके दिखाया। एंड 1992 के अराउंड हमारे यहाँ दो एक्ट आए, 73rd एंड 74th एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो पंचायत है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जो है पार्ट 9 के अंदर उसको डाला गया। अलग अलग आर्टिकल्स 243 से 243 ओ के बीच में, और 243 जी के अंदर जो है पंचायत का पूरा जो ब्यौरा है वो 243 जी के अंदर दिया गया। आर्टिकल 40 को, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, गांधीयन प्रिंसिपल है, जो पंचायत एस्टेब्लिश करने की बात करता है विलेज लेवल पर, उसको भी जस्टिशिएबल और एनफोर्सिएबल डायरेक्टिव बनाया गया। इसके अलावा कंपल्सरी और वॉलंटरी प्रोविजंस आए, जिसकी हमने बात की कल भी, आगे भी हम देखेंगे। और अलग अलग जो है प्रोविजंस आए, जिसमें हमने बात की कि ग्राम सभा यानी कि गांव में रहने वाले जितने लोग हैं सभी को माना जाएगा कि वो पंचायत के हिस्से हैं, और उन वो जो है डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे। और डायरेक्ट इलेक्शन करने के बाद अपने जितने भी पंचायत होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, उनका इलेक्शन करवाएंगे, और उनमें से एक जो है वो उसको नोडल की तरह रिप्रेजेंट करेंगे पूरी पंचायत को। इसके बाद हमने देखा था कि 3 टायर सिस्टम होगी, जिसमें हर स्टेट के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और पंचायत कहाँ पर नहीं आएगी, जहाँ पर 20 लाख से ज्यादा जनता नहीं है वहां पर पंचायत जो है वो नहीं आएगी। कहाँ पर? इंटरमीडिएट लेवल पर, यानी ग्राम पंचायत तो हर जगह आएगी, ब्लॉक हर जगह आएगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ आज के टाइम पे करीब करीब 670 डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के अंदर। जब हम नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे तो वो जिले के अंदर नोडल काम करेंगे पूरी पंचायत को। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल, जहां पर 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वहां नहीं होगा। और ग्राम पंचायत में तो ग्राम पंचायत होगी। इसके बाद हमने देखा था कि इलेक्शन कैसे होगा। तो जितने भी मेंबर्स होंगे विलेज लेवल पर, चेयरपर्सन होंगे, सबका डायरेक्ट इलेक्शन होगा। इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो मेंबर्स होंगे उनका डायरेक्ट इलेक्शन ही होगा। लेकिन जो चेयरपर्सन होंगे सिर्फ 2 जगह पर, पहला इंटरमीडिएट लेवल और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहां पर जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और जो नॉर्मल ग्राम सभा के लोग हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और किस तरीके से इलेक्शन होगा ये कौन बताएगा? स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा। कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। चेयरपर्सन जो है और जो मेंबर हैं वो इलेक्ट होंगे, तो उन सभी को राइट टू वोट का अधिकार। हमने कल बात की रिजर्वेशन की, अगर बात देखें तो रिजर्वेशन में यहाँ 3 तरीके की रिजर्वेशन की बात की गई थी: SC, ST एंड वुमेन। SC ST उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी है। और दूसरा वुमेन के लिए, जिनके लिए बात की गई कि 1/3 पंचायत होनी चाहिए। फिर हमने बात की कि क्या इशू है, पति पंचायत जैसे इशू आते हैं देखने को, इतना वुमेन जो है उनको आगे नहीं जाने दिया जाता है। उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स बनकर जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके बाद सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी बनकर रह जाती हैं। और हमने देखा कि कुछ प्राइम एग्जाम्पल्स भी इंडिया के अंदर देखने को मिले। केरला की हमने अंदर बात की, जहाँ पर एक फॉरेन से पढ़ी हुई लड़की है, वो जस्ट 24 साल की उम्र में जो है आपका पंचायत में इंटरमीडिएट लेवल पर इलेक्टेड होती है। तो सच काइंड ऑफ एग्जांपल शुड बी प्रमोटेड वाया द एनजीओज एंड। और हम बात कर सकते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं ग्रास रूट लेवल पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन की। और इसी के मद्देनजर हम बात कर सकते हैं कि अभी जो नया बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 2023 के अंडर, उसके तहत जो सेंट्रल पार्लियामेंट है वहां पर भी वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देने की बात है, दैट इज 1/3। एंड बट दैट इज सब्जेक्ट टू द डिलिमिटेशन कमीशन एंड सेंसस डाटा विच विल कम इन दी पोस्ट इलेक्शन फेज। तो इसके बाद हमने बात की कि जो पंचायत है वो कहाँ पर नहीं है। तो हम बात करते हैं कि जो पंचायत के रिजर्वेशन के प्रोविजन है वो जो है अरुणाचल के अंदर नहीं है। क्योंकि अरुणाचल के अंदर ऐसा बोला जाता है, एज फार एज द सेंसस 2011 इज कंसर्न, कि देयर इज नो सिंगल पर्सन हु बिलोंग्स टू दी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। तो वहां पर शेड्यूल ट्राइब्स की मेजोरिटी है। और ड्यूरेशन क्या होगा? ड्यूरेशन हमने देखा कि जैसे हर लेजिस्लेचर का होता है 5 साल, डिसॉल्व पहले भी हो सकता है, करप्शन के चार्ज हो गए,
फ्रेश इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन की। 6 महीने से पहले 5 साल के इलेक्शन की डेट आ जाए, इलेक्शन कमीशन तैयारी करे ताकि सुपर एनुएशन यानी बीच में लटके ना जो है पंचायत। इसके बाद जहां पर ऐसी पंचायत है कि सिर्फ 6 ही महीने रह गए थे उसको डिसॉल्व ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होने में, तो जो पंचायत है उसका इलेक्शन नहीं होगा। 6 महीने का टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जा सकता है और 6 महीने के बाद दोबारा से नई इलेक्शन कराया जाएगा। इसके बाद हमने बात की कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन जब अपॉइंटमेंट करने का प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो डिस्क्वालीफाई करने के प्रोविजन भी स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उनको उन लॉज को जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाए उनको मानना पड़ता है। इसके बाद क्या क्या किन किन जो है प्रोविजन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, यानी यदि किसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई कानून है उसके अंडर आप फंस गए हो, या फिर कोई नया कानून स्टेट लेजिस्लेचर ने बना दिया है, या फिर आपकी जो एज है वो 21 ईयर से कम है, तो भी जो आप हैं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 21 से ज्यादा हैं और 25 से नीचे हैं तो आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा। और यहाँ तक कि डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर भी स्टेट इलेक्शन कमीशन को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हाई कोर्ट को नहीं है, सिर्फ स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये डिसाइड करेगी कि कौन नोडल अथॉरिटी होगी डिसाइड करने के लिए। तो जब हम बात कर रहे थे एमपीएमएलए कोर्ट की, तो इस तरीके से वहां पर भी यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्पेशल कोर्ट भी स्टैब्लिश कर सकती है, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्टैब्लिश कर सकती है इस तरीके के केसेस को, डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है स्टेट इलेक्शन कमीशन, लेकिन पंचायत का जितना मैटर है जिसमें कि इलेक्शन करवाने से लेकर के इलेक्टोरल रोल तक, डायरेक्शन देने तक, ऑफिसर्स अपॉइंट करने तक, सारी की सारी चीजें जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है हर स्टेट का, दैट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। उनका टेन्योर वो भी गवर्नर डिसाइड करेंगे, कैसे वो रिमूव होंगे तो ये चीज गवर्नर के हाथ में नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर वारंट एंड सील बाय द गवर्नर, बट नॉट एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, क्योंकि द प्रोसीजर टू रिमूव हिम इज क्लियरली इस्टेब्लिश्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जहां पर बात है कि आप जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं उन्हीं चार्जेस पर जैसे एक हाई कोर्ट के जज रिमूव होते हैं। हाई कोर्ट के जज कैसे रिमूव होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं, मिस बिहेवियर इनकैपेसिटी, पूरा प्रोसेस कहां पर लिखा है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 19। इसके बाद जो कंडीशंस हैं वो भी डिसएडवांटेज पे नहीं हो सकती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चार्ज एक्सपेंडिचर होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है वहां से पैसा जाएगा और इनकी सैलरी अलावेंसेस पेंशन सारी वहां से निकलेंगी, वो सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होगा। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कोई भी कानून बना सकती है पंचायत के इलेक्शन से रिलेटेड। अगर हम बात करें कॉन्टेम्प्रेरी एग्जाम्पल क्या है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड, तो जब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है रेड्डी, he objected the action taken, and we can say the direction given by state election commissioner of the Andhra Pradesh to conduct the panchayat election, and because of some political issues the CM of Andhra Pradesh went to the governor of the Andhra Pradesh and said that state election commissioner is not working as per my conduct, so you just remove him. So governor ने remove भी कर दिया। तो उसके बाद जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है he went to the Supreme Court of India and filed a petition that this is the gross violation of the constitution principles, that my appointment is subject to the governor, but my disqualification and my removal is not subject to the governor, it is subject to the procedure established in the constitution on the similar lines of the high court judge. So the Supreme Court apprehended this move by the CM and the governor and restored the position of the state election commissioner in the Andhra Pradesh. इसके बाद अगर हम बात करें पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, एंड देन वी विल कम ऑन द कंपल्सरी एंड द वॉलंटरी फंक्शन। तो पावर एंड फंक्शन क्या है स्टेट पंचायत के अंडर, स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगी कि क्या पावर और अथॉरिटी पंचायत को देनी है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो अपने स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दी है। वो जिसको चाहेंगे वैसा कानून बनाएंगे, जैसे उनको सिस्टम चाहिए अपने नीचे काम करने वाला जो उनकी बात मान ले वैसा वो सिस्टम चलाएंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला और अमेंडमेंट के अंदर भी बोला गया 1992 के टाइम पर कि आप जो है
मोरल बेसिस पर इस तरीके के रूल्स बनाइए जिससे सेल्फ गवर्नमेंट के फंक्शन वो कर सके। तो आप डिवोल्यूशन दीजिए किन चीज का, पावर का, पावर डिसीजन लेने का, डायरेक्शन का, कंट्रोल का। दूसरा पैसा, रिसोर्स एंड फाइनेंस, उनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, तो फाइनेंस कमीशन का भी यह रोल आ जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट काम क्या है पंचायत के, जो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने उनको दिया है। पहला, ग्राउंड लेवल पर आप जो है हमें डिटेल बनाकर दीजिए, प्लान बनाकर दीजिए कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कैसे हो लोगों का। दूसरा, हम जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की है उनको आप इंप्लीमेंट कैसे करवाओगे ताकि इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस प्रमोट हो। ये दो काम है पंचायत के जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बताए। इसके बाद हमने बात की 29 मैटर्स हैं जो कि 11th शेड्यूल के अंदर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है। फाइनेंसिस की अगर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर ये बताता है कि किस तरीके से पंचायत जो है पैसा उठाएगी, पैसे को यूज करेगी, पैसे को अप्रोप्रिएशन करेगी, टोल कैसे इकट्ठा करेगी, फीस किस चीज पे लगेगी, सारी चीज स्टेट लेजिस्लेचर बताता है। इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आया उसमें से आधा किस तरीके से बटेगा वो भी स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना के बताएगी। और ग्रांट इन एड यानी जो ग्रांट में पैसा देना है पंचायत को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, वो भी कैसे देंगे तो वो भी स्टेट लेजिस्लेचर ही बताता है। तो फिर फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है? तो फाइनेंस कमीशन का रोल ये है कि गवर्नर जो है हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनाएंगे। फाइनेंस कमीशन रिव्यू करेगा कि जो स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून बनाकर फाइनेंशियल डिवोल्यूशन दिया पंचायत को वो कितना कारगर है, उसका रिव्यू करती है फाइनेंस कमीशन और रिकमेंड करती है सिर्फ गवर्नर को। ये एक्शन नहीं ले सकते। ये क्या बोलते हैं कि ये दो रिपीटेड चीज होती है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो स्टेट और पंचायत के बीच में नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, जो कि आई थिंक आर्टिकल 281 के अंदर मेंशन है। समवन कैन क्रॉस चेक इट। तो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस यानी जितना आया उसमें से कितना खर्चा और बाकी बचा क्या, टोटल सम क्या बचा, उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा पंचायत और स्टेट के बीच में, ये फाइनेंस कमीशन तय करता है हर लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और ग्राम सभा लेवल पर। और दूसरा कि आप स्टेट लेजिस्लेचर जो कानून बना रहे हो कि किस तरीके से पैसा आप रिवेन्यू जनरेट करोगे, किस तरीके से टोल लगाओगे, चुंगी टैक्स लगाओगे, पुलिस टैक्स लगाओगे, जो है वोटर टैक्स लगाओगे, किस तरीके से लगाओगे। तो वो सारी चीजों का जो डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल है वो डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल फाइनेंस कमीशन बताता है गवर्नर को, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर को बताते हैं जब वो कानून बनाएंगे। और तीसरा, ग्रांट इन एड यानी कितनी ग्रांट जो है जस्टिसेबल है, पंचायत अगर मांग रहा है तो वो फाइनेंस कमीशन स्टडी करके गवर्नर को बता देगा। इसके अलावा कुछ और मैटर्स हैं, अगर गवर्नर कहते हैं कि आप कुछ एडिशनल मेजर बता दीजिए जिससे फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाए पंचायत की, तो वो फाइनेंस कमीशन बताएंगे। या फिर कुछ ऐसे मेजर लेने पड़े जिससे पंचायत जो है वो खुद ही अपना टैक्सेशन रेवेन्यू जनरेशन मॉडल निकाल लाए, तो उसके लिए भी जो है एक प्लान एंड मैकेनिज्म जो है फाइनेंस कमीशन बता सकता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है? दिक्कत सर यहाँ पर ये है कि फाइनेंस कमीशन के अंदर जो लोग आएंगे, जो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वो स्टेट लेजिस्लेचर ही बता रहा है, गवर्नर नहीं बता रहे। यहाँ ये दिक्कत है। दूसरा, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, सिलेक्शन उनका कैसे होगा, यहाँ पर भी उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो भी स्टेट लेजिस्लेचर ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि वी रिक्वायर अ प्रॉपर ट्रांसपेरेंट मैनर फॉर द सिलेक्शन ऑफ पीपल with their due qualification at the time of state finance commission, because this is a constitutional body and currently the provision are highly opaque, which leads to less decentralization and less devolution of power and finances to the panchayats at the grassroots level. गवर्नर का हमें पता है कि फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर को हर साल वो देते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, उस पर चर्चा होती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल आता है स्टेट फाइनेंस सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का 280 के अंदर जिसका मेंशन है। स्टेट सेंट्रल जो फाइनेंस कमीशन है उसकी भी सजेशन जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है या स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नर है, वो ले सकते हैं कि किस तरीके से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसके अंदर से पैसा लिया जाए और पंचायत की जो रिसोर्सेज की डिमांड है उनको फुलफिल किया जाए। तो यहाँ पे हल्का सा रोल सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का भी आता है। अब ऑडिट ऑफ अकाउंट जो करेंगे कौन करेंगे, कैग तो नहीं करेंगे, करने को तो कर सकते हैं लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर दी हुई है कि भाई ऑडिट करने के लिए अगर कैग नहीं आ रहा है तो आप एक कानून बना दीजिए और किसी एजेंसी को अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आप असाइन कर दीजिए कि आप हमारी ऑडिट कर दीजिए, हमें डिटेल दे दीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे। दूसरा कि स्टेट के अंदर तो बोला
लेकिन यूटी के अंदर क्या होगा, क्या यूटी के अंदर भी पंचायत आएगी? तो यहाँ पर जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो दी गई है प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट चाहे तो यूटी में लगा सकते हैं, ना चाहे तो नहीं लगा सकते। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर पहले पंचायत होती थी, लेकिन अभी पंचायत नहीं होती है, सिंस द म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम हैज कम इनटू द एग्जिस्टेंस। तो कहाँ पर अभी अगर हम बात करें कौन से ऐसे एरिया हैं या कौन से ऐसे स्टेट हैं, कौन से ऐसे यूटी हैं जहाँ पर पंचायत नहीं रखता है, तो हमारे यहाँ अगर यूटी की बात करें तो दिल्ली, स्टेट की बात करें तो नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम ये स्पेशल स्टेटस भी हैं, जिसकी हम बात करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द कोर्स। इसके बाद मणिपुर में कुछ ऐसे हिल एरियाज हैं जहां पर पंचायत नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी पंचायत नहीं है, तो वहां पर क्या है, वहां पर है दार्जिलिंग गोरखा गोरखा काउंसिल। तो दार्जिलिंग एरिया की अपनी गोरखा लोगों की काउंसिल है जो कि पंचायत का काम करती है, बट दो इट इज नॉट अ पंचायत। अब बात आती है कि प्रेसिडेंट जो है वो तो यूटी में लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी तो हैं अंडर 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनमें बोला जाता है शेड्यूल ट्राइबल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन टू स्पेशल स्टेटस एरिया। वहां पर कौन लगाएगा, तो वहां पर है पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट जो है ऐसे शेड्यूल एरिया के अंदर पंचायत के प्रोविजन को लगा सकती है, मॉडिफाई करके लगा दे, पूरा करके लगा दे, वो उसकी मर्जी। तो ऐसा लगाने के लिए हमारे यहाँ एक कानून है जिसका नाम है पीसाइड, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 के अंदर एक कानून आया। यानी जो पंचायत के प्रोविजन है उनको शेड्यूल एरियाज के अंदर किस तरीके से लगाया जाए, ओरिजिनल फॉर्म में लगाया जाए, मॉडिफाइड फॉर्म में लगाया जाए, वो पार्लियामेंट तय करेगी। लेकिन अगर यूटी की बात है तो प्रेसिडेंट तय करेंगे। इसके बाद ये बात बोली जाती है कि जो भी स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना रही है इलेक्टोरल मैटर से रिलेटेड पंचायत के, उसमें किसी कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि जो एक्ट जो कोर्ट है वो इंटरफेरेंस नहीं करेगी इलेक्टोरल मैटर्स के अंदर पंचायत के। कौन कौन से मैटर हैं? अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे है कि डीलिमिटेशन किया, तो डीलिमिटेशन के ऊपर तो सेंट्रल लेवल पे भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, बाइंडिंग डिसीजन होता है, क्योंकि इतना एक्सपेंस उसके अंदर लगा होता है और इतना ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म पे वो होता है, और उसको दोबारा से उसके अंदर गलती ढूंढना, एरर ढूंढना, दैट इज हाईली टेक्निकल टास्क। दूसरा, कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितनी सीट जो है प्रोवाइड करनी है, वो कोर्ट मत बताइए, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप तय कर लेगी, उनके पास उस चीज की एक्सपर्टीज है, आपको नहीं है उस चीज की जानकारी। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर कोई कानून बनाया है तो उसके ऊपर जो है कोर्ट इंटरफेरेंस सुओ मोटो नहीं करेगी, लेकिन एग्रीव्ड पर्सन कैन गो इनटू द कोर्ट एंड देन द कोर्ट हैव टू एंटरटेन द प्ली ऑफ दैट एग्रीव्ड पर्सन। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा आंध्र प्रदेश के कंटेक्स्ट में, जहां पर जो सीएम एंड गवर्नर है दे बोथ alleged the state election commission on the charges of not conducting election as per their wish of the panchayat, but the Supreme Court provided relief to that person and reinstituted him on the post of constitutional head of the state election commissioner in the Andhra Pradesh. इसके बाद स्टेट इलेक्शन, जो पंचायत का इलेक्शन है, अगर उसके ऊपर आपको कोर्ट के अंदर जाना भी है तो क्या मैनर होगा वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अननेसेसरी कंट्रोल जो है स्टेट गवर्नमेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का बड़ा ज्यादा कंट्रोल है पंचायत के ऊपर, जिसकी वजह से जो डी जनरेशन होता है, जो लेस डिवोल्यूशन होता है, जो लेस डिसेंट्रलाइजेशन की दिक्कत है, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। और जब हम बोलते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनके पास फंड होता है पंचायत के लिए, ग्रांट इन एड का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का, वो रिलीज क्यों नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर भी कंपल्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, कि विदाउट देयर डिस्क्रिप्शन, विदाउट देयर परमिशन, without their administrative hierarchy, they cannot release the fund to the panchayat officers and to the panchayat representatives, and then the whole criticism rests on the head of the administrators, not on the politicians. अब अगर बात करें कंपल्सरी प्रोविजन, तो हमने देख लिया है कंपल्सरी प्रोविजन के अंदर 3 टायर होगा, हर जगह आएगी, इलेक्शन होगा मेंबर का हर जगह डायरेक्ट, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनडायरेक्ट, हर जगह रिजर्वेशन होगी, एससी एसटी वुमेन के लिए होगी, स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा जिसका हमने पूरा चर्चा किया, स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा उसका भी हमने देखा विद एग्जांपल्स।
इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या ऐसे प्रोविजन हैं जो कि पंचायत को दिए गए हैं ताकि वो लोकल लेवल पर काम करे, तो पहला 243G यहाँ पर बताता है कि ऐसे कौन कौन से आइटम है। तो 29 आइटम्स हैं जिनके अंदर एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर पंचायत को जाकर के आप एडवाइस दे रहे हैं कि भाई अभी मत उगाइए, IMD की वेदर फोरकास्टिंग है, उसके हिसाब से अभी उगाओगे तो फ्लड आ जाएगी। इसके बाद जो है एग्री क्लिनिक्स खुलवाना विलेज के अंदर, पोल्ट्री फार्म जो है उनके लिए सेफ्टी मैकेनिज्म खुलवाना। तो एग्री एक्सटेंशन इस तरीके की चीजों को डील करता है, तो इस सारे काम करना। दूसरा सोइल कंजर्वेशन, लैंड रिफॉर्म, इम्प्लीमेंटेशन, लैंड कंसोलिडेशन, लैंड एनहेंसमेंट। तो ये सारी चीजें जो है, अगर सोइल कंजर्वेशन की बात करें तो इसके लिए हमारे यहाँ क्या है, नेशनल सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। और लैंड रिफॉर्म से लेकर लैंड कंसोलिडेशन और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो PM किसान सम्मान कृषि योजना, जिसके अंदर 6,000 एनुअल पेमेंट दी जाती है आपको। और इसके बाद PM स्वामित्व स्कीम, जिसके अंडर आपका लैंड कंसोलिडेशन, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है ताकि लैंड रिफॉर्म्स हो सके। और टेनेंसी लॉ भी है फार्म्स के ऊपर, यानी अगर आप 12 साल से ज्यादा अपनी जमीन को छोड़ देते हैं देन यू आर नॉट लीगल हायर ऑफ दैट लैंड, ऐसा कानून भी है इंडिया के अंदर। वाटरशेड डेवलपमेंट, मिनरल इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। तो इसके ऊपर हमने देखा कि 14 एक्शन प्लान ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर है, जिसके अंडर इन चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है कि वाटरशेड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, ट्रेडिशनल वे ऑफ करो, ड्रिप इरिगेशन करो, एग्री टेक्नोलॉजी, वाटर इंटेंसिव क्रॉप ना लगाओ आप। तो ये सारी चीजों की बात इनमें की जाती है। नहरें बनवाओ, तालाब बनवाओ, वेटलैंड्स बनवाओ, मैंग्रोव्स उगवाओ। फार्मिंग ऑफ एनिमल्स, डेयरिंग एंड पोल्ट्री। तो इसके अंदर हमने देखा है कि फार्मिंग ऑफ एनिमल्स, तो इसके अंदर फिश फार्मिंग भी आ गई, क्रैब फार्मिंग भी आ गई। अगर हम कोस्टल स्टेट की बात करें, डेयरी की बात करें तो हर स्टेट की जो पंचायत है उनके डेयरी प्लान्स भी होते हैं, किस तरीके से डेयरी के अंदर जानवर को रखा जाएगा। वेटरिनरी हॉस्पिटल किस तरीके से स्टैब्लिश किए जाएंगे। उसके बाद जो डेयरी एंड पोल्ट्री के अंदर जो जानवर है उनका भी मार्केटिंग जो है पंचायत की जिम्मेदारी होती है। जब हम देखते हैं जो है मेले लगते हैं जिनके अंदर जो है गवर पंचायत जो होती है वो सपोर्ट करती है ताकि आपका जो डेयरी में मिल्क है या फिर जो आपके कैटल हैं उनकी आप ज्यादा मार्केट वैल्यू बनाओ। और इंश्योरेंस की फैसिलिटी जो है वो भी पंचायत ही इंश्योर करवाती है। फिशिंग के अंदर हमने देखा कि एक्वा कल्चर, इनलैंड फिशिंग और जो है ऑफशोर फिशिंग। फार्म फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, जिसके अंदर बात की जाती है कि जो कॉमन लैंड है वहां पर जो है आप पेड़ उगाइए, पार्क बनवाइए। जो बैरन लैंड है उस बैरन लैंड के ऊपर आप कुछ ऐसे जो है पेड़ उगा देते हैं जिसकी वजह से वो रिक्रिएशन फैसिलिटी क्रिएट होता है। स्मॉल स्केल फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी अ, जो हम देखते हैं कि फॉरेन प्रोडक्ट्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनका ऊपर ट्राइबल्स के ऊपर उनका राइट हो जाता है। और इस तरीके की परमिशन भी है जो पंचायत को होती है ताकि वो ज्यादा जो है कमर्शियलाइजेशन ना हो जाए फॉरेस्ट के अंदर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम बात करते हैं बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, इन सारी चीजों से लेकर के और अलग अलग किस्म की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम देखते हैं खाद बनाने की इंडस्ट्री, कंपोस्ट की, मेन्योर की, वो सारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फार्म टू फैक्ट्री तक का सारा काम पंचायत परमिशन देती है। खादी, रूरल एंड स्मॉल स्केल बिजनेस। तो हम देखते हैं आज के टाइम पे भी हमारे यहाँ खादी विलेज भंडार होते हैं, खादी कपड़ा सेंटर होते हैं, तो उनका भी परमिशन जो है पंचायत देती है। हाउसिंग इन रूरल एरियाज, कि आप जितना भी जो आपके प्रॉपर्टी है रूरल एरियाज के अंदर हाउसिंग रिलेटेड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसके डॉक्यूमेंट, खसरा नंबर एंड ये सब किस तरीके से वो सारा पंचायत डील करती है। और वहीं पर जो नोडल होते हैं पटवारी, उनका नाम होता है। कंज्यूमेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का प्रावधान जो है वो भी पंचायत कराती है। अब उसमें पाइपलाइन भी हो सकता है, टैंकर भी हो सकता है, जहाँ पर नहीं आता है उसके लिए फिर आपका कुएं और जो ट्यूबवेल्स हैं, अलग अलग चीजें जो है सारा पंचायत देखती है। फूड एंड फ्यूल, जिसके अंदर हमने देखा कि लोकल विलेज हाट, लोकल मार्केट, उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो जो है वो सारा पंचायत देखती है। हाईवे, कलवर्ट्स, ब्रिजेस, फेरी, रिवर्स, तो ये जितना सिविल कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, ये पंचायत देखती है अपने इलाके में, जिसके अंदर जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके उसे बनाया जाता है। इसके अंदर इवन अगर आज के टाइम पे बात करें तो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सदर्न स्टेट्स पंचायत, जब हम बात करते हैं एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट ज्यादा होता है तो उन्हीं की जिम्मेदारी ज्यादा है कि अपने इलाके में सेंसिटिव जोन क्रिएट करवाएं। उसके बाद हॉटस्पॉट क्रिएट हो, अवेयरनेस जनरेशन हो, मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस को ना करें एग्रीकल्चरलिस्ट, तो उनके लिए पंचायत का इंपॉर्टेंट रोल है कि बिहेवियरल रिवोल्यूशन लाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, की हर गांव के अंदर जो है ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसमीटर हो, सोलर पावर
पीएम कुसुम जो योजना है उसके अंडर जब बात करते हैं तो आपको जब बिजनेस एम्प्लॉयमेंट का भी चांस दिया जाता है पीएम कुसुम के अंडर कि आप सोलर पावर प्लांट लगाइए और एनर्जी जो है उसको जनरेट करिए और सरकार को बेचिए एट द 4.5 रुपीज पर यूनिट। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स तो इसके अंदर हम बात कर सकते हैं हाइडल, थर्मल, सोलर, तो वो जो है आप जनरेट करिए। बायो मैन्योर हो गया। इनिशिएटिव टू रिड्यूस पॉवर्टी, तो इसके अंदर जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, इसमें हम राशन से लेकर के और बेसिक अमेनिटीज जैसे हेल्थ हो गया, वो सारी आप पंचायत के तौर पे दीजिए। एजुकेशन, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी से लेकर के वोकेशनल एजुकेशन, आईटीआई जिनकी जिम्मेदारी पंचायत की होती है, आईटीआई टेक्निकल एजुकेशन दीजिए, सेमिनार्स करवाइए, अलग अलग तरीके की जो फिजिकल एजुकेशन है उनको प्रमोट करवाइए ताकि जो है आप स्पोर्ट्स के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकें, जिसके अंदर हरियाणा और पंजाब और महाराष्ट्र तीन लीडिंग स्टेट है आज के टाइम पे अगर हम बात करें। वोकेशनल इंस्ट्रक्शन और टेक्निकल ट्रेनिंग जिसकी हमने बात की, नॉन ट्रेडिशनल एंड अडल्ट एजुकेशन, तो इसके अंदर भी ये जिम्मेदारी है कि नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन जो है वो दी जाए पंचायत के द्वारा, जिसके अंदर जो है जो सोशल इल्स है वो ना बढ़े उनको रोकने के लिए। और कल्चरल परस्यूट्स, जितने भी आपके जो टेम्पल्स हैं, मस्जिद हैं और जितने भी रिलीजियस जो है मोन्यूमेंट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करें, उनके अंदर जो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनका भरण पोषण करें। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है पंचायत की हमने देखी। मार्केट एंड इवेंट्स, तो ये भी हॉस्पिटल, बेसिक हेल्थ सेंटर, तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक और प्राइमरी एग्रीकल्चरल सेंटर, वेटरिनरी हॉस्पिटल, फैमिली वेलफेयर की बात करें तो इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी, आशा वर्कर वहां पर भी हो। वुमेन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो है आप उनको खाना दीजिए। आंगनबाड़ी सर्विस हो, जो स्कूल के अंदर आपके बच्चे पढ़ते हैं उनको खाना टाइम पर मिले। सोशल वेलफेयर, फिजिकल डिसेबिलिटी, तो जो फिजिकल डिसेबल है आप उनको रिप्रेजेंट करिए ताकि पंचायत के पास तो इतना पैसा नहीं है कि आप उनको कुछ दे सकें, लेकिन आप उनको रिप्रेजेंट करें तो स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स उनके लिए होती हैं, जिनके अंदर हमारे एक नोडल इंस्टीट्यूशन भी है, आई थिंक दैट इज जो कि है आपको आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है फिजिकल डिसेबिलिटी इक्विपमेंट भी देता है, जिसमें कि अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं सब्जेक्ट टू दी मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपकी डिसेबिलिटी को प्रूव करता है, दैट इज 40%। और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज का एंड लोकल रिसोर्सेज का आपकी, जिसके अंदर जो है आपका खाने से लेकर के पानी से और सारी चीजें आ गई। तो ये सारी चीजें जो है वो पंचायत आपका देखती है। और आर्टिकल 40 की हम बात कर ही चुके हैं। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिनको हमने इन डिटेल चर्चा की है। ग्राम सभा क्या होती है, चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होंगे, एक्सपायरी से पहले इलेक्शन होना चाहिए, गवर्नर का क्या रोल है। तो बिफोर वी जंप ऑन द न्याय पंचायत, जो कि सबसे पहले रिकमेंडेशन अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमने कल ही बात की थी कि अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि कांग्रेस के टाइम पर थी, और अशोक मेहता कमेटी जो कि मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट के टाइम थी, सबसे पहले ही मुटेड द आइडिया ऑफ न्याय पंचायत अंडर द एम्बिट ऑफ द पंचायत। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं पीस एक्ट, उसकी डिटेल की, बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द प्रीवियस प्रीलिम्स एग्जाम ऑन द पीस एक्ट। तो पीसा एक्ट की फुल फॉर्म हुई जो हमने बात की कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। तो ये भी पार्ट 9 के अंदर जितना पार्ट है उसको फिफ्थ शेड्यूल एरिया में इंप्लीमेंट करने की बात करता है, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल में हमारे यहाँ शेड्यूल एरियाज हैं अलग अलग स्टेट के अंदर। अगर हम टोटल बात करें तो आज के टाइम पे कितने स्टेट हैं, तो हमारे यहाँ लगभग आई थिंक 10 स्टेट हैं। अगर हम शुरुआत करें ऊपर से इंडिया की, तो सबसे पहले आता है हिमाचल। हिमाचल के बाद आएगा राजस्थान। राजस्थान से आप नीचे आएंगे गुजरात। गुजरात से आप नीचे आओ महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से फिर आप दोबारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लो तो आप पहुंचोगे एमपी। एमपी से फिर राइट हैंड पे जाओगे तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा जो है आप नॉर्थ ईस्टर्न में जाओगे तो वी हैव अ फेमस जो स्टेट है जहाँ से हमारे एक एस्पिरेंट भी आते हैं, झारखंड। उसके नीचे आप जाएंगे तो उड़ीसा, एंड उड़ीसा से नीचे आप जाएंगे तो आंध्रा, और आंध्रा के बाद तेलंगाना।
तो दीज आर 10 स्टेट्स जहां पर पीसा एक्ट अप्लाई होता है। तो अगर हम बात करें पीसा एक्ट की, तो क्या क्या इसके प्रोविजन है और क्या क्या इसके फीचर है, क्या क्या कहना चाहता है। तो पहला, पंचायत के प्रोविजन को ऐसे एरियो में भी लाओ आप, ये इसका सिंपल सा मत ऑब्जेक्टिव है। ट्राइबल जो एरियाज हैं, ताकि उनके अंदर सेल्फ रूल आए, रिप्रेजेंटेशन हो, विलेज गवर्नेंस आए, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो गई, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई, वो आए। और जो स्पेशल फीचर है उन लोगों के, उनको एकोमोडेट करके आप पंचायत को वहां पे लगाओ। तो क्या फीचर है? पहला, जब भी आप पंचायत का प्रोविजन, यानी स्टेट गवर्नमेंट जब भी पंचायत का प्रोविजन ऐसे इलाकों में लगाएगी, तो कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, वहां के कस्टमरी लोग, वहां के धार्मिक रीति रिवाज, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, और ट्रेडिशनल जो कम्युनिटी है वहां की, वो किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करती है, उनकी मैनेजीरियल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वहां पर जब आप लगाने जा रहे हो, तो विलेज का मतलब क्या होगा? विलेज का मतलब जो है, एक कम्युनिटी भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ हैबिटेशन भी हो सकता है। विलेज लेवल पर ग्राम सभा कंस्टिट्यूट वहां भी होगी। इसके बाद जो ग्राम सभा होगी, यहाँ पर बाकी पंचायतों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस है। पहला, पूरी पंचायत की जिम्मेदारी ग्राम सभा की किन किन मैटर में? उनका जो रिलीजन, कस्टम और ट्रेडिशन है, इन तीनों को सेफगार्ड करना है, प्रिजर्व करना है। उनकी जो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है, और जो उनके अपने कल्चरल रिसोर्सेज है या कम्युनिटी रिसोर्सेज है, जिसमें सेक्रेड ग्रुप्स भी आ गई, हमने बात की देवगिरी, देव बेड़ा, देव टूटी, जिनकी हमने कल बात की थी। तो ये सारी चीजों के ऊपर उनकी सुप्रीम अथॉरिटी होगी। इसके बाद जो ग्राम सभा है वो अप्रूव करेगी, लेकिन नॉर्मल पंचायत में डिस्ट्रिक्ट अप्रूव करता है, यहाँ पर ग्राम सभा अप्रूव करेगी कि जो भी आप सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान ला रहे हो किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। इसके अलावा ग्राम सभा बताएगी कि बेनिफिशियरी कौन है, और उन बेनिफिशियरी की पॉवर्टी किस तरीके से आप दूर करें। तो पॉवर्टी एलिविएशन का काम, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन का काम, ये सारा ग्राम पंचायत करेगी। इसके बाद जो ग्राम सभा है, बेशक से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, विलेज लेवल पर, वहां भी सभी को परमिशन लेनी पड़ेगी इन रिटर्न, यानी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ग्राम सभा से कि पैसा किस तरीके से आप यूटिलाइज करोगे। यानी उन इलाकों में जो पैसा है वो ग्राम सभा बताएगी बॉटम टू अप कैसे यूज होगा, लेकिन नॉर्मल पंचायत के अंदर टॉप टू बॉटम आ रहा है। इसके बाद अगर रिजर्वेशन की बात करें, तो यहां पर जो रिजर्वेशन है, यहां पर सारे के सारे रिजर्वेशन ट्राइबल सीट्स होंगी। और अगर हर जगह ट्राइबल, पूरी कम्युनिटी के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर ट्राइबल नहीं है, तो कम से कम 1/2 तो जो है ट्राइबल के लिए ही रिजर्व होंगी। और चेयरपर्सन हर लेवल पर, ग्राम लेवल पर, विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के होंगे। इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नॉमिनेशन भी करेगी यहाँ पे किसी शेड्यूल ट्राइब का, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिनका रिप्रेजेंटेशन ग्राम लेवल पर ढंग से नहीं हो पा रहा। और ऐसा नॉमिनेशन जो है 1/10 जो टोटल कंपोजिशन है ग्राम सभा का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक में 1/2 और एक में 1/10। 1/2 कब है? जब जो है टोटल नंबर ऑफ रिजर्वेशन आप दे रहे हैं हर लेवल पर, और 1/10 है जब आप जिनका रिजर्वेशन, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, उनको दे रहे हैं सिर्फ इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसके बाद जो ग्राम सभा है वही बताएगी कि आपको लैंड किस तरीके से एक्वायर करनी है, किस तरीके से सेटलमेंट कराना है, किस तरीके से डिस्प्यूट रिजोल्व करने हैं लैंड के ऊपर, किस तरीके से जो प्लान है उनकी एक्चुअल प्लानिंग करनी है, और जो मिशन है, जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन करना है। इसके अलावा जो मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, टूटे हुए प्रोडक्ट्स है, बैम्बू है, सब कुछ है, वाटर रिलेटेड है, कोई नहर जा रही है, कोई कुएं तालाब है वहां पर, उनका जो ट्रस्ट होगा, उनका जो रेगुलेशन कंट्रोल होगा, मैनेजमेंट होगा, वो सारा का सारा ग्राम सभा के पास होगा। ग्राम सभा का जो है मैंडेटरी लाइसेंस चाहिए, आपको मैंडेटरी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप माइनर मिनरल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं शेड्यूल एरिया के अंदर। तो मैंडेटरी, यहाँ पर वर्ड मैंडेटरी प्रोविजन चाहिए, आपको मैंडेटरी लाइसेंस चाहिए ग्राम सभा से, ताकि आप माइनर रिसोर्सेज, माइनर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्रैब कर सकें, उनको यूज कर सकें, एंड दैट इज आल्सो इन इक्विटेबल शेयरिंग मैनर। इसके बाद जब ऑक्शन होती है तो उसके लिए भी, जब आप
रिसोर्सेज हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनका भी जब आप एक्विजिशन करना चाहते हैं तो ग्राम सभा का परमिशन चाहिए। इसके अलावा क्या क्या दिक्कत, क्या क्या जो है प्रोविजन है, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये बताएगा कि पंचायत हर लेवल पर इन इलाकों में और ग्राम सभा पर क्या क्या कर सकती है। तो पहला, अगर आप इंटॉक्सिकेंट कोई भी दारू हो गया, ड्रग हो गया, इसका रेस्ट्रिक्शन कर सकते हो, और इसको प्रोहिबिट और रेगुलेट करने की पावर ग्राम सभा के पास, स्टेट लेजिस्लेचर बता देगा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो ग्राम सभा के पास, हमने देख लिया। लैंड से रिलेटेड मामले, आप लैंड को किसी और को नहीं दे सकते, गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये भी स्टेट गवर्नमेंट ने ग्राम सभा को पावर दी। मार्केट, विलेज मार्केट, लोकल हाट, वन हाट, ये सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मनी लैंडिंग जो एक्टिविटी होती है, जब हम बात करते हैं पार्टिसिपेटरी नोट, चिट फंड एक्टिविटी, वो किस तरीके से रेगुलेट होंगी वहां उन इलाकों में, वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। इसके अलावा और जो अलग अलग सेंटर्स हैं, अगर कोई डिस्पेंसरी है, अगर कोई हॉस्पिटल है छोटा सा, अगर कोई स्कूल है, प्राइमरी, ट्राइबल, नवोदय विद्यालय, कुछ भी है, उनका फंक्शन कैसे होगा ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। और ट्राइबल से रिलेटेड प्लान या सब प्लान, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। और स्टेट लेजिस्लेचर की यहाँ पर जिम्मेदारी है कि स्टेट गवर्नमेंट को काबू में रखिए, चेक्स एंड बैलेंस रखिए, ताकि जो पंचायत ग्रास रूट लेवल पर है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम रहे इन इलाकों में, और ऊपर वाली पंचायत इनको डोमिनेट ना करे। और सिक्स्थ शेड्यूल जो है, स्टेट लेजिस्लेचर बोलता है कि आप सिक्स शेड्यूल का पैटर्न जो है उसको ध्यान में रखिए जब आप शेड्यूल एरियाज के अंदर पंचायत के प्रोविजन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज, अगर ऐसा कोई प्रोविजन, ऐसा कोई कानून है जो इन डिरोगेशन है या फिर इन आगे